हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 31 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक न्यूज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बहुत भारी मन से शेयर कर रही हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है, जो हम लोग डेली करंट अफेयर्स लेके आते थे, वो आज के बाद से नहीं आएगा। क्योंकि जैसा हमने रिस्पॉन्स सोचा था कि हमारी मेहनत को जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वैसा रिस्पॉन्स मिला नहीं, तो इसलिए अब हम लोग इसको पॉज कर रहे हैं। अगर आगे वैसा लगा और तो आगे हो सके तो बने, लेकिन अभी इसको पॉज किया जा रहा है। ये इस सीरीज़ का आज जो वीडियो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा। चलिए अब करंट अफेयर्स देख लेते हैं। तो आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो दानवीर पहल से संबंधित है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने 29 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में दानवीर पहल की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायतों को डिजिटल बुनियादी ज़रूरतों के लिए मजबूत करना है। ये एक नागरिक सहभागिता मंच है, जिसके जरिए लोग और संस्थाएं मानकीकृत गुणवत्ता प्रमाणित कंप्यूटर बंडल पात्र ग्राम पंचायतों को दान कर सकेंगे। मंत्रालय के अनुसार ये मंच केवल दान देने का साधन नहीं है, बल्कि एक एंड टू एंड विकसित प्लेटफॉर्म है, जिसमें योगदान की जो प्रक्रिया होगी वो पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से पूरी होगी। इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि दान की गई सामग्री पात्र ग्राम पंचायत तक पहुँचे। और इस पहल को मेरी पंचायत मोबाइल ऐप और डीजी हार्ट मार्केट प्लेस के साथ जोड़ा गया है। दानवीर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि एनआईसी और डीजी हार्ट के सहयोग से विकसित किया गया है। इसकी टैगलाइन क्या है? गिव बैक टू योर विलेज, ये इसकी टैगलाइन है। तो दानवीर पहल पंचायती राज मंत्रालय की पहल है और ज़रूरतमंद ग्राम पंचायतों को इसके द्वारा, इस पोर्टल के द्वारा कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान सहायता उपलब्ध करा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित है, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अभी मन की बात कार्यक्रम में भी की थी। तो भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत 111 सड़क परियोजनाओं को हाल ही में मंजूरी दे दी है, जिनका उद्देश्य भारत चीन सीमा से लगे हुए 134 ऐसे गांवों को हर मौसम में आवागमन योग्य बनाना है, जो अब तक सड़क संपर्क से वंचित थे। तो ये मेनली भारत चीन जो सीमा है उस पे से सटे जो गांव हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के गांव में सड़क संपर्क और रेल संपर्क बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है, कभी भी लैंडस्लाइड हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो ऐसे में आवागमन में काफ़ी दिक्कतें होती है। तो उन दिक्कतों को दूर करने के उद्देश्य से ही ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम चलाया गया है और इसके तहत हाल ही में 134 ऐसे गांवों को सड़क संपर्क उपलब्ध कराने का प्लान बनाया गया है और इसके तहत 111 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी भी दे दी गई है। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी होगी? तो 2481.93 करोड़ रुपए लागत होगी इनकी। और वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जो है, इसका मेन जो फोकस है वो देश के उत्तरी सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास पर है। ये एक केंद्रीकृत योजना है और इसे सीमा क्षेत्रों के गांवों के विकास के लिए लागू किया जा रहा है। इस योजना के तहत सड़कों के साथ साथ डिजिटल सुविधा, पेयजल सुविधा, बिजली और वैकल्पिक ऊर्जा जैसी जो सुविधाएं हैं उन पर भी काम हो रहा है। 29 जुलाई 2026 तक कार्यक्रम के तहत 528 गाँवों में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी, 625 गाँवों तक पाइप से पीने का पानी और 621 गाँवों को बिजली उपलब्ध कराई जा चुकी है। ऊर्जा मंत्रालय ने भी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के साथ समन्वय के जरिए बिजली वितरण ढांचे के लिए 43 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका लागत 238.30 करोड़ रुपए है। तो ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से रिलेटेड टॉपिक था। ये केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है जो मेनली सीमा क्षेत्र के गांव के विकास के लिए लागू की गई है। नेक्स्ट टॉपिक भारत और नेपाल से संबंधित है। तो भारत और नेपाल ने
ललितपुर के पाटन क्षेत्र में स्थित श्री गुस्थल महाविहार और अगम ऑफ प्रथम श्री महाविहार के पुनर्स्थापित स्वरूप का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। 2015 के भूकंप में ये सारे जो बौद्ध विहार है वो क्षतिग्रस्त हो गए थे और इन क्षतिग्रस्त हुई बौद्ध धरोहर संरचनाओं के जीर्णोद्धार को भारत सरकार के लगभग 12 करोड़ नेपाली रुपए के अनुदान से पूरा किया गया है। ये दोनों स्थल ललितपुर महानगर पालिका के गुइता टोली क्षेत्र में स्थित हैं और काठमांडू घाटी की समृद्ध बौद्ध विरासत का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं को नेपाल के शहरी विकास एवं भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत केंद्रीय स्तर की परियोजना कार्यान्वयन इकाई ने पूरा किया है और इसका डिज़ाइन में एक भारतीय संस्थान ने परामर्श दिया है, वो है भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास यानी कि इनटैक। इसने इसके डिज़ाइन में सहायता और परामर्श प्रदान किया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत और नेपाल ने किन बौद्ध स्थलों का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है, तो श्री गुस्थल महाविहार और अगम और प्रथम श्री महाविहार। नेक्स्ट टॉपिक सेना से संबंधित है। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कोच्चि में भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS मछलीपट्टम को लॉन्च किया है। ये जहाज़ माही क्लास ASW/SWC परियोजना का हिस्सा है, जिसे तटीय क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी अभियानों, कम तीव्रता वाले समुद्री ऑपरेशनों, माइन लेइंग और सब सरफेस सर्विलांस के लिए तैयार किया गया है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट ऐसे नौसैनिक प्लेटफॉर्म होते हैं जो उथले समुद्री क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाए जाते हैं और बड़े युद्धपोतों की तुलना में इनकी गतिशीलता बेहतर होती है। इसलिए ये तट के पास पनडुब्बी की पहचान, निगरानी और ज़रूरत पड़ने पर कार्रवाई में भी अधिक उपयोगी साबित होते हैं। इसकी लंबाई 78 मीटर है, चौड़ाई 11.36 मीटर है और ड्राफ्ट लगभग 2.7 मीटर का है। इसकी विस्थापन क्षमता है करीब 900 टन और अधिकतम गति जो होगी इसकी वो 25 नॉट्स होगी। इस जहाज़ में स्वदेशी रूप से विकसित हुए माउंटेड सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम लगाए गए हैं जो पानी के भीतर गतिविधियों की पहचान और निगरानी में मदद करते हैं। ऐसे सेंसर तटीय सुरक्षा, पनडुब्बी रोधी युद्ध और समुद्री खुफिया क्षमता को मजबूत करते हैं। माही क्लास परियोजना में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। तो ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है और ये 8 जहाज़ों वाली परियोजना कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और भारतीय नौसेना के बीच अनुबंध के तहत चल रही है। इस श्रृंखला का पहला जहाज़ जो है वो माही 23 अक्टूबर 2025 को सौंपा गया था, जबकि दूसरा जहाज़ INS मालवन 31 मार्च 2026 को डिलीवर किया गया है। INS मालवन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था और इसी श्रेणी का ये 7वां जहाज़ है INS मछलीपट्टम। नेक्स्ट टॉपिक, मेक्सिको में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा अधिकारी नगुलखम जाथोम गंगटे इनको मेक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित है। जैसा कि आपको पता होगा कि ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 आयोजित हो रहा है और इसमें डेली भारतीय खिलाड़ी भी कोई ना कोई पदक जीत रहे हैं। तो उसी श्रेणी में पुरुषों की 100 मीटर T47 में दिलीप महादू गावित ने 10.71 सेकंड के गेम्स रिकॉर्ड और सीजन बेस्ट समय के साथ स्वर्ण पदक जीता है, जबकि इसी खेल में मोहम्मद बासिल मार्सिगनकाथ ने 10.83 सेकंड में रजत पदक हासिल किया है। पैरा एथलेटिक्स में T47 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए होता है जिनके एक हाथ की ऊपरी भुजा में विकलांगता होती है और ये दोनों खिलाड़ी उसी श्रेणी में स्वर्ण और रजत पदक जीते हैं। इस स्वर्ण पदक के साथ भारत के कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 3 हो गई है और कुल पदकों की संख्या अगर देखी जाए तो अब तक भारत ने 15 पदक जीत लिए हैं।
तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अगर आपको इससे रिलेटेड PDF डाउनलोड करना हो तो आप ओनली BPSC की साइट या ओनली BPSC के ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आप वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू।